गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं तनुजा पुनेठा आपका सुपर 100 प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को गणित पढ़ाने वाली हूँ। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ पे कौन कौन क्लास के बच्चे अवेलेबल हैं? GIC बंटोली कौन सी क्लास के बच्चे हैं? मैम 12th क्लास के हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ समाकलन। ठीक है, अवकलन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अब हम थोड़ा सा हायर लेवल में उसके जाएंगे और हम पढ़ेंगे समाकलन क्या होता है। ठीक है, अवकलन आपने ऑलरेडी अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, तो अब हम समाकलन पढ़ेंगे। समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं जो कि आप लोग देखिए और उन्हें रिकॉल करिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अवकलन। दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? और यहाँ पे हम लिखते हैं समाकलन। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है d/dx ऑफ x। बताएगा कोई बच्चा क्या होता है? जी GIC बागवाला, आपको आइडिया है d/dx ऑफ x क्या होता है? मैम एक्स का अवकलज 1 होता है। वन होता है। वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वेरी गुड। तो इन्होंने बोला कि d/dx ऑफ x क्या होता है? 1। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल का साइन जो हमारा बनता है समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका जो साइन बनता है वो ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 1 ऑफ dx विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इसका फंक्शन आ रहा है वो यहाँ पे बन के आपको मिल जाएगा x प्लस का c। c यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई अचर है। समझ में आया? नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग करते हैं d/dx ऑफ साइन x, जो कि सारे बच्चों को पता होगा कितना होता है, cos x। तो अगर अब हमें इंटीग्रल किसका करेंगे, cos x का करेंगे, तो वो कितना बन के आएगा, साइन x प्लस का c। ठीक है, डिफरेंशिएशन में यानी कि अवकलज में कभी भी कोई कांस्टेंट नहीं आता है, पर समाकलन में हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है c, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये c क्यों आता है करके। ठीक है, अगला फॉर्मूला है हमारा d/dx ऑफ माइनस ऑफ cos x विच इज इक्वल टू क्या होता है, साइन x। क्लियर है सारे बच्चों को? तो अगर अब हम इंटीग्रल निकालेंगे किसका, साइन x का, इंटीग्रल ऑफ साइन x dx विच इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है फिर, माइनस ऑफ cos x। माइनस ऑफ cos x प्लस का क्या आ जाएगा, c। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है d/dx ऑफ tan x। tan x का क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा? हाँ जी बताओ। मैम अवकलन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या लगता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा? tan x प्लस अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या बनेगा? tan स्क्वायर प्लस c। नहीं 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 नहीं, tan x प्लस सीधे c। बोलो ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है tan x प्लस क्या बन जाएगा, c। उल्टा ही तो बनना है। आपने अभी बोला कि हमारे tan x का जो अवकलज होता है वो कितना होता है,
सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर अब मैं पूछूं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे? 10x प्लस सी। सिंपल। समझ में आ रहा है? ठीक है, बैठ जाओ। 10x प्लस, अगला फॉर्मूला करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कॉट एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अवकलज अगर हम माइनस ऑफ कॉट एक्स का करते हैं तो वो आता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर अब मैं पूछूं इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? सी। माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस क्या बन जाएगा? ठीक है, अगला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स विच इज इक्वल टू, कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x। सारे बच्चों को पता है, हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर मैं बोलूं कि अब मुझे इंटीग्रल किसका करना है? सेक एक्स इंटू 10x dx, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा, जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो क्या बनेगा? सेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। अगला फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ कोसेक एक्स, जिसका होता है डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर अब हम इंटीग्रल किसका कर दें? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का करें, इंटीग्रल कर देते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो वो क्या बनने वाला है? जो हमारा यहाँ है उल्टा, सीधा सीधा। तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस का। समझ में आया सारे बच्चों को? ओखल कांडा, समझ में आया आपको फॉर्मूले? बताओ बच्चों, माइक लेकर के बताओ। यस मैम। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। तो सबसे पहली चीज, समाकलन जो होता है समाकलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। समाकलन दो टाइप का होता है, एक होता है निश्चित समाकलन और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन जैसे कि आप समझ ही पा रहे हो इसके नाम से, तो क्या होगा? सपोज इस टाइप का आपको कोई समाकलन दिया हो, जिसमें क्या दिया गया हो? आपको लिमिट दे दी गई हो कि कहां से कहां तक आपको जाना है, तो ये क्या कहलाता है? निश्चित समाकलन कहलाता है। अगर कोई इंटीग्रल, कोई समाकलन आपको दे दिया है, सपोज x dx का निकालिए, जिसमें आपको की लिमिट नहीं दी गई है कि कहां से कहां तक वो वेरी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है, निश्चित समाकलन क्या, किस चीज के काम आता है? पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए माइंड में कि निश्चित समाकलन किस चीज के काम आता है। तो निश्चित समाकलन जो है वो क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। नोट डाउन कर लीजिए, निश्चित समाकलन
क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्षेत्रफल तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमें इंटीग्रल की जरूरत क्या पड़ी, हमें समाकलन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आप कहोगे हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सभी को पता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हमने ये इंटीग्रल किस टाइप के क्षेत्रफल को निकालने के लिए यूज किया है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो समथिंग इस टाइप का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये किससे निकलेगा। सपोज इधर पे 0 है, 1 है, 2 है, तो आपको इस टाइप के बाउंडेड एरिया का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो वो किससे निकलता है, निश्चित समाकलन से निकलता है। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम कौन सा समाकलन यूज करेंगे, निश्चित समाकलन। किस चीज के लिए, क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनिश्चित समाकलन क्या होता है। अनिश्चित समाकलन जो है वो फैमिली ऑफ कर्व को दर्शाता है। जो आप कांस्टेंट, जो अचर सी लेकर के चल रहे हैं, ये अनिश्चित समाकलन उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि हम इंटीग्रल में, समाकलन में सी का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सपोज आप सारे बच्चों ने अवकलज पढ़ा हुआ है, अगर मैं बोलूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 क्या होगा करके। बताएगा कोई बच्चा क्या होगा। जिस बच्चे को आता हो हाथ खड़ा कीजिए। तो क्या बन जाता है इसका डेरिवेटिव, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव निकालना आपको पता है, पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सारे बच्चों को पता है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, x²। क्लियर है सभी को। तो अगर हम इंटीग्रल किसका करेंगे, x² का करेंगे, तो विच इज इक्वल टू क्या बन के आएगा, x³ अपॉन 3। सभी को पता है। अभी तो पढ़ा कि हमने समाकलन जो होता है वो उल्टा कर देते हैं। तो अगर x² का मैं इंटीग्रल निकालूंगी तो वो क्या बनेगा, x³ प्लस का अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अगर मैं नेक्स्ट करूं d अपॉन डी एक्स ऑफ x³ अपॉन 3 प्लस 1, तो इसका अगर हम अवकलज निकालेंगे तो वो क्या बन के आता है, पहला वाला तो सेम इसी की तरह है, तो x² बन के आएगा। और सारे बच्चों को पता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ अगर किसी कांस्टेंट का करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 0। तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, तो अगेन अगर मैंने क्या किया, x² dx यानी कि इंटीग्रल कर दिया किसका, x² dx का, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इसका इंटीग्रल जो निकल करके आएगा वो आएगा x³ अपॉन 3 प्लस का क्या आ जाएगा, 1। आया सारे बच्चों को समझ में। अगेन अगर मैं क्या करूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x³ अपॉन 3 प्लस का 2 करूं, तो फिर से ये क्या बनने वाला है, 3 आगे आएगा, x² अपॉन में 3 प्लस का 0 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x²। फिर से मैंने क्या किया, इंटीग्रल किया इस x² का, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, फिर उल्टा बन जाएगा, क्या आएगा, x³ अपॉन 3 प्लस का क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है सभी बच्चों को। तो अगर अप टू सो ऑन मैं इसे कितना ही भी आगे तक करूं, पहला टर्म जिसमें x³ प्लस
x³/3 हो और आगे आपका कुछ भी हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, 1000 हो, तब भी उसका डिफरेंशिएशन क्या बन करके आएगा, x² ही बन के आएगा। अगर मैं यहाँ पीछे का चलूं, d/dx ऑफ निकालूं x³/3 -1 अगर करती हूं तो ये क्या बनने वाला है, फिर से x², और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, +0 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x²। इसका मतलब अगर इंटीग्रल ऑफ x² dx करूं तो वो क्या बनने वाला है, x³/3 माइनस ऑफ क्या बनेगा, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर पे मैं 0 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, कोई चेंजेस आएंगे उससे या नहीं आएंगे? तो आप कैसे जज कर पाओगे कि x² का आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं, इंटीग्रल इतने सारे बन के आ रहे हैं, एक x³/3 बन के आ रहा है, एक x³/3 + 1 बन के आ रहा है, एक x³/3 + 2 बन के आ रहा है, तो हम क्या बोले, तो क्या किया कि मैं बोल दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x² dx विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस का c। इस कांस्टेंट c में हमने सारे कवर कर लिए जितने भी थे, 1 हो, √2 हो, 0.05 हो, या फिर 1 हो, कितना ही भी हो, 1/2 हो, कुछ भी हो, ये सारे किस में आ गए, कांस्टेंट c में आ गए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आया समझ में? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x⁷ dx विच इज इक्वल टू, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है, अगर मैं बोलूं d/dx ऑफ x⁷, सारे बच्चों को ये चीज पता है कि क्या होती है करके, विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 7 आगे आता है और x की पावर क्या हो जाता है, 7 - 1 विच इज इक्वल टू 7x की पावर क्या आ जाएगा, 6। तो अगर x की पावर 7 का इंटीग्रल हमने निकालना है, समाकलन हमने निकालना है, तो इसका सिंपल सा रूल है, x की पावर क्या हो जाएगा, 7 + 1, एक पावर ज्यादा हो जाती है और डिवाइड में भी वही पावर आती है, और प्लस का c कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कभी भी भूलिएगा मत, इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट c आता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि c किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस फंक्शन के और भी इंटीग्रल संभव है, जो इनकी वैल्यू निकल करके आएगी वो कुछ और भी आ सकती है, तो उसको हमने किस में ले लिया, कांस्टेंट c में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर मैं पूछूं इंटीग्रल ऑफ x⁻10 dx कितना होगा, बताएगा कोई बच्चा? कोई बच्चा जिसे समझ में आया हो, x⁻10 dx का समाकलन कितना होगा? x⁻10 + 1 by 10 + 1 x कितना बोला, x⁻10 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 + 1, वेरी गुड, वेरी नाइस। 10 + x की पावर ये बनेगा 10 + 1 अपॉन में 10 + 1 प्लस का क्या आ जाएगा, c विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस का क्या आ जाएगा, c। ये क्या होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? yes मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है, समाकलन आपको निकालना है sin 2x dx का। विच इज इक्वल टू, अगर मैं पूछूं कि d/dx ऑफ sin 2x, अवकलज क्या होता है इसका, बताएगा कोई बच्चा क्या होगा इसका अवकलज?
साइन 2x का बताइए। मैम cos 2x, cos 2x, cos 2x बस इतना ही होगा या कुछ और भी आएगा? इतना ही आएगा। इनटू में क्या आ जाता है? डेरिवेटिव ऑफ ये जो फंक्शन होता है उसका x। समझ में आ रहा है? तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा? cos 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x का अगर करोगे तो कितना बन जाएगा? 2, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 cos 2x। cos 2x। 2x ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली अगर हम करें इसे तो हमारा ये क्या बनेगा? इंटीग्रल का रूल याद कर लीजिए, साइन ऑफ 2x। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस x प्लस का क्या आ जाता है? c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ कॉस 2x। जैसे आप डेरिवेटिव कहाँ कर रहे थे? इसमें आगे करते हो, इनटू करते हो ना डिफरेंशिएशन में। तो इंटीग्रल में यही चीज कहाँ आ जाती है? अपॉन में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस का क्या आ जाएगा? c। क्लियर है? विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉस 2x। अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x का करोगे तो सिंपल है, 2 आने वाला है प्लस का c। ठीक है, अगर और ज्यादा इसे सजाना हो इस आंसर को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1/2 ये आ जाएगा cos 2x प्लस का क्या आ जाएगा? c। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है, आगे करते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx का पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 dx का, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका तो 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का क्या होने वाला है? 1, तो विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा? 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx विच इज इक्वल टू 2। इसकी पावर में 1 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? कोई चेंजेस तो नहीं आने। अगर मैं x की पावर 1 बोल दूं तो विच इज इक्वल टू और कितना हो जाना है? x हो जाना है, तो 1 लिख सकते हैं उसे। तो ये क्या बनेगा? अभी आपको बताया था रूल क्या कहता है इंटीग्रल का। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n अगर dx निकाल रहे हैं क्या बन जाता है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का क्या बन जाता है? c। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे इधर पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 कितना होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रल, उसके साथ क्या इंटू हो जाता है? x प्लस का क्या आ जाएगा? c। तो अगर इसे सॉल्व करूं नीचे तो ये क्या बनने वाला है? 2 x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल आउट, कट जाएगा, तो सिंपली आपका आ जाएगा x² प्लस x प्लस c। ये क्या हो जाएगा? आंसर। किसका आया ये आंसर? 2x प्लस 1 dx का समाकलन जो निकल करके आया वो है x² प्लस x प्लस c। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।